So today we are going to discuss about the general structure of virus. अब जनरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जनरल स्ट्रक्चर का यह मतलब है कि हम इंडिविजुअली वायरस का कोई स्ट्रक्चर नहीं देख रहे, हम तमाम वायरसेस का एक जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, अब वायरस टू वायरस वेरी कर सकता है, बट हम तमाम वायरसेस का क्या कर रहे हैं, एक जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब बिफोर दैट यू हैव टू नो अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ द साइज ऑफ द वायरस। ठीक है, साइज ऑफ द वायरस को समझने के लिए इतना याद रखो कि वायरसेस का जो डायमीटर होता है ना, इट मे वेरी फ्रॉम इट मे वेरी फ्रॉम 20 to 300 नैनोमीटर। अगर मैं यहाँ लिखूं वायरसेस का साइज, तो नॉर्मली जो वायरस होते हैं ना, इनका डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली कितना, 20 से 300 नैनोमीटर। 300 नैनो। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक से डायमीटर आपको बता दिया किसका, वायरस का। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं वायरस का। तो वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में आपने एक बात जरूर याद रखनी है कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट वायरस इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो वायरस के अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वायरस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक बाहर का पार्ट होगा, एक आउटर पार्ट होगा, और एक इनर पार्ट। अब अगर मैं आउटर पार्ट की बात करूं तो आउटर पार्ट को कहते हैं कोट। किसी चीज पे कोटिंग लगी होती है ना, कोटिंग कहाँ होती है, ऊपर होती है, तो ऐसे याद रखो कोट। अंदर क्या होता है, जमीन के अंदर वाली चीज क्या है, कोर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आउटर कोर, सॉरी, आउटर कोट, इनर कोट, आउटर कोट, इनर कोर, ये याद रखना है, सही है। अच्छा, फिर फर्दर इसके अंदर आप ये देखते हो कि हमारे पास वो वायरस जो कि कंप्लीट वायरस होता है, वो वायरस जो कंप्लीट वायरस होता है, उसे आप कहते हो विरियॉन। ठीक है, तो अक्सर आप सुनोगे विरियॉन का वर्ड। अब ये पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है कि विरियॉन क्या होता है। विरियॉन वो वायरस होता है जो कंप्लीट होता है, मतलब तमाम स्ट्रक्चर्स उसके अंदर मौजूद है, तो आप उसे विरियॉन कहते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंप्लीट वायरस। अब आपको पता है वायरस के अंदर सेल तो होता नहीं, ए सेलुलर होता है। इसीलिए आप ये देखते हो कि वायरस को किसी भी किंगडम के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जाता। वायरस एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी किंगडम के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं है। जब सेल नहीं है तो आप इसे किसी किंगडम के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते। अब सर सवाल ये आता है, आपको नजर आ रहा है वायरस, तो मुझे ये बता सकते हैं कि इसका कोट कहाँ है और इसका कोर कहाँ है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो भाई ये जो आउटर पार्ट नजर आ रहा है ना, दिस इज कोट। और उसके अलावा ये जो आपको इनर पार्ट नजर आ रहा है ना, दिस इज नथिंग बट कोर। तो आउटर कोट, इनर कोर, सही, ये आपने याद रखना है। अच्छा, आप कोट के अंदर आपको क्या मिल सकता है और कोर के अंदर आपको क्या मिल सकता है, ये जरा सुनने वाली बात है, इसको जरा सुन लेते हैं जल्दी से। ओके, देखो, कोट के अंदर आपको दो फर्दर चीजें मिल सकती हैं। एक तो है एनवेलप, और एक है आपके पास कैप्सिड। याद रखना, कैप्सिड तो आपको हर वायरस के अंदर मिलेगा, बट एनवेलप इज नॉट necessarily present in all the virus। तो
एनवेलप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको हर वायरस के अंदर नहीं मिलेगा। वो वायरस जिनके अंदर एनवेलप होता है उन्हें आप एनवेलप वायरस कहते हैं, ठीक है। बाकी कोर के अंदर आपको क्या मिलेगा, कोर के अंदर ये देखो, कोर ये वाली अंदर की चीज है, तो ये आपको रेड से जो नजर आ रहा है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। और ना सिर्फ आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, बल्कि जेनेटिक मटेरियल के अलावा इसका जीनोम मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, बल्कि इसका जेनेटिक मटेरियल के अलावा आपको कुछ प्रोटीन भी मिलेगा। अच्छा, जीनोम, जीनोम के अंदर क्या हो सकता है, जीनोम के अंदर माइट भी पॉसिबल डीएनए हो। अगर मैं यहाँ इसको बनाऊं, जस्ट कोट और कोर इंपॉर्टेंट है, इसको जरा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये आ गया कोट, ये आ गया कोर। अब देखो, जीनोम के अंदर क्या हो सकता है, जीनो इसका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। सर डीएनए और आरएनए एक ही वक्त में एक ही वायरस में पॉसिबल है? नहीं, या तो डीएनए होगा या आरएनए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो डीएनए या आरएनए। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोड, ठीक है, चलो। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोड। वैसे तो मैंने आपको एक जनरलाइज ओवरव्यू दे दिया है, बट पहले हम बात करेंगे कोड की। तो कोड के अंदर क्या क्या आ जाता है, मैंने आपको बताया। कोड के अंदर दो चीजें आती है, एनवेलप और कैप्सिड। तो पहले हम कैप्सिड की बात करते हैं आज। कैप्सिड की बात करें। अच्छा, अब कैप्सिड के अंदर आपने क्या याद रखना है, कैप्सिड के अंदर ये याद रखना है कि किसी भी वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है, सबसे आउटर कवरिंग जो है वो क्या है, कोट। अगर आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी दिखा दूं, तो लेट सपोज ये वायरस की आउटर वाली लेयर है, सही है, और ये एक वायरस की इनर वाली लेयर है। आसान जबान के अंदर अगर मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू देना चाहूँ, तो ये क्या होगा, कोट होगा। और कोट का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आउटर कवरिंग क्या कहलाएगी, कैप्सिड। ये मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू देने के लिए बताया, राइट। कैप्सिड ये अंदर वाला कोर है, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ वायरसेस के अंदर आपको एक और कवरिंग मिले, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। कैप्सिड के बाहर, कैप्सिड के अलावा आपको एक और कवरिंग मिले जिसे आप एनवेलप कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं पिक्चर लेकर आता हूँ। ओके, सी दिस, ठीक है, सी दिस। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपका जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज द कैप्सिड, और ये क्या है, कोर। उसके अलावा बाहर आपको एक और कवरिंग नजर आ रही है, दिस इज एनवेलप, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो वेट, चलो ये देखो, ये जो आपको लाल से ड्रॉ करके दिखाया है ना, ये कुछ नहीं है बट ये एनवेलप। और एनवेलप हर वायरस के अंदर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। एनवेलप हर वायरस के अंदर नहीं होता, तो इट इज नॉट एज नेसेसरी स्ट्रक्चर। देख लो, नॉट प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। जिनके अंदर होता है उन्हें आप
नाम दे तो एनवेलप्ड वायरसेस का, बट अभी हमने कैप्सिड की बात करनी है। सही। तो कैप्सिड के अंदर, कैप्सिड किससे मिलके बना होता है? कैप्सिड मिलके बना होता है प्रोटीन से। अब प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, जो मिलते हैं और बनता है प्रोटीन। इसी तरीके से कैप्सिड मिलकर बना है प्रोटीन के यूनिट से, जिन्हें आप कहते हो कैप्सोमियर्स। तो ऐसा समझो कि कैप्सोमियर मोनोमर है, और इस मोनोमर से मिलके क्या बन रहा है? इस मोनोमर से मिलके कैप्सिड बन रहा है, जो कि एक पॉलीमर है। इस मोनोमर से मिलके पॉलीमर। अब होता यह है कि ये जो कैप्सोमेयर है ना, ये एक स्पेसिफिक, ये इसकी जो अरेंजमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कैप्सोमेयर की जो अरेंजमेंट होती है और इसका जो नंबर होता है, दो चीजें होती हैं कि कैप्सोमेयर कैसे अरेंज हुआ है, इसकी अरेंजमेंट, और कितने कैप्सोमेयर मिलके कैप्सिड बना रहे हैं, इसकी बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा वायरस है। यानी कि वायरस टू वायरस वेरी करता है नंबर ऑफ, वायरस टू वायरस वेरी करता है अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेयर और नंबर ऑफ कैप्सोमेयर। यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ कैप्सोमेयर। तो वायरस टू वायरस वेरी कर सकता है। अब जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, तो कैप्सिड हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इधर देखना। हो सकता है कैप्सिड कैप्सोमेयर इस तरह से अरेंज हो कि कैप्सिड दो शेप के अंदर आ जाए। दो शेप पॉसिबल है कैप्सिड की। एक होती है जिसे आप कहते हो आइकोसाहीड्रल, और एक कैप्सिड हो सकता है हेलिकल। सर आप दिखा सकते हैं आइकोसाहीड्रल कैप्स, हेलिकल? बिल्कुल दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो आपको दो कैप्सेट की शेप नजर आ रही है ना, इसमें ये वाली जो शेप है, ये जो आपको कुछ इस तरह से सिलेंडर लाइक नजर आ रही है, ये कुछ इस तरह से होती है सिलेंडर लाइक, ठीक है? ये आपको नजर आ रही है हेलिकल, ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट द हेलिकल। इसी तरीके से ये जो आपको नजर आ रहा है ना कुछ इस तरह का, दिस इज आइकोसाहीड्रल, ठीक है? वैसे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है किसके अंदर आइकोसाहीड्रल होता है और किसके अंदर हेलिकल होता है, बट आपने फिलहाल जो है वो जो मैंने आपको बताया बस उतना याद रखना है, सही है? चलो, तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके अलावा एक बात यहाँ पे समझने वाली और है, और वो बात ये है कि हमारे पास, अच्छा, अगर मैं बात करूं हर्पीस वायरस की, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हर्पीस वायरस के अंदर, अब सर आपने बोला कि नंबर ऑफ कैप्सोमेयर वायरस टू वायरस वेरी कर सकते हैं, तो इसकी एग्जांपल आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल इसकी एग्जांपल बताते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं हर्पीस वायरस, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर वायरस टू वायरस वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले हर्पीस वायरस की, तो हर्पीस वायरस के अंदर कितने कैप्सोमेयर होते हैं? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपने याद रखने भाई। हर्पीस वायरस के अंदर कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं? एनीवन? पता है किसी को? वैसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आपने लाजमी। चलो, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है
कि हमारे पास हर्पीस में 162, एडेनो में 252 और पोलियो में 32, ठीक है। 162, 252 और 32। 162, यहाँ पे लिखो 162, ठीक है। इसी तरीके से एक और वायरस होता है जिसको एडेनो वायरस कहते हैं। एडेनो वायरस के अंदर कितने आ गए आपके पास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, एडेनो वायरस में आपके पास 252 और पोलियो में 32। 252 कैप्सूल में, और पोलियो में कितने आ गए, 32। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वायरस टू वायरस वेरी करता है, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर वायरस टू वायरस वेरी करता है, 32 वायरस। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कैप्सोमेयर एक मखसूस अरेंजमेंट में आएंगे, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नंबर ऑफ कैप्सोमेयर वायरस टू वायरस वेरी कर सकता है। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेयर की। तो मैंने आपको बताया अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेयर, अगर मैं यहां लिखूं अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेयर, सही। तो दो तरह की कैप्सोमेयर की अरेंजमेंट हो सकती है, इतना क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है बेटा? आई कैन अंडरस्टैंड आइजा बेटा, लेकिन मसला ये कि हमारे पास जो है ना, चलो अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कैप्सोमेयर वायरस टू वायरस वेरी कर सकता है। हर्पीस वायरस के अंदर 162, एडेनो के अंदर 252, पोलियो के अंदर 32। ये वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने आपको फिर बताया था अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेयर भी वायरस टू वायरस वेरी कर सकता है। जैसे अगर 20 ट्रायंगल्स की फॉर्म में कैप्सोमेयर अरेंज हो जाए तो जो शेप बनेगा वो होगा आइकोसाहीड्रल। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको कौन सी शेप नजर आ रही है, दिस इज द आइकोसाहीड्रल शेप। ये आपको मिलती है एडेनो वायरस के अंदर। एडेनो वायरस वो वायरस होता है जो आपको आम नजला जुकाम खांसी बुखार जो सर्दियों में होता है ना वो करवाता है। इसी तरीके से अगर ये कैप्सोमेयर क्वाइल की फॉर्म में अरेंज हो गए, इस तरीके से ये क्वाइल की फॉर्म में अरेंज हो गया, अल्टीमेटली किस शेप में अरेंज हो गया, हेलिकल फॉर्म में, सही है। हेलिकल में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टोबैको मोजाइक वायरसेस, बेसिकली हेलिकल शेप, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास कैप्सिड के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट हो सकती है जिस लेयर को आप एनवेलप का नाम देते हो, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी स्ट्रक्चर। हर वायरस के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। जैसे सेल वॉल आपको हर सेल के अंदर नहीं मिलती, इसी तरीके से एनवेलप आपको हर वायरस के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है उन्हें आप एनवेलप्ड वायरस का नाम देते हो। एग्जाम्पल है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब सवाल ये होता है ये एनवेलप आया कहां से, ये एनवेलप बना किससे है? तो याद रखना ये एनवेलप डिराइव्ड होता है, ये एनवेलप आता है आपके होस्ट सेल मेम्ब्रेन से। जब आपका सेल से, अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेट सपोज दिस इज द सेल, इस सेल से ये वायरस बर्ड कर रहा है, यानी कि इस सेल से ये वायरस निकल रहा है। जब ये वायरस निकलता है ना तो होता ये यहाँ पे हल्का सा उभार पैदा होता है, ये देखो, यहाँ पे देखो, चलो ये देखो, यहाँ पे हल्का सा एक उभार पैदा होता है और ये वायरस इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, सही है। तो अब होता ये है कि जब ये वायरस निकलेगा ना, तो ये वायरस था, इसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन की एक लेयर आ जाती है जो बाद में ऑब्वियस सी बात है सेल मेम्ब्रेन तो नहीं कहलाएगी लेकिन वो कहलाती है एनवेलप। तो याद रखना ये जो एनवेलप है ना ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड हुआ है, और ये किससे मिलके बना है, लाइपोप्रोटीन से मिलके बना है। उसके अलावा इस आपके एनवेलप के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन की इस तरीके से पिन टाइप स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिनको आप कहते हो स्पाइक्स। इन स्पाइक्स का काम क्या है, जाहिर सी बात है, आपका जो सेल है, आप सॉरी जो आपका वायरस है, इस वायरस की आंखें तो है नहीं कि भाई इस होस्ट सेल को जाके इफेक्ट करना है। सारे तो होस्ट सेल को इफेक्ट नहीं करता भाई, मेरी बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस जो फ्लू वायरस है जो नॉर्मल खांसी बुखार करवाता है, वो जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेल है भी या नहीं? वो पहचानता है इन स्पाइक्स की मदद से। इसी तरीके से इन स्पाइक्स का काम जाके फ्यूज करना भी है सेल के साथ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, ठीक है। तो देयर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, इन दोनों को काम किया वो मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने ये डिस्कस किया कि हमारे पास ये जो कोर होती है ना, इस कोर के अंदर
जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। अब एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जीनोम, और एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जेनेटिक मटेरियल। दोनों के अंदर क्या फर्क है, याद रखना। जब भी मैं जीनोम का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तब इसका मतलब ये होता है मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के टोटल जेनेटिक मटेरियल, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, उस तमाम की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है ये जेनेटिक मटेरियल या ये जीनोम डीएनए हो या आरएनए हो, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते। डीएनए फिर सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। सेम आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। सर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है, कि इस तरीके से एक धागे की फॉर्म में होगा या इस तरीके से दो धागों की फॉर्म में होगा। तो आप ये कर समझ लो, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड दिस इज डबल स्ट्रैंड। ठीक है। उसके अलावा नॉट नेसेसरली बट देयर आर सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, हर वायरस के अंदर नहीं होते, वो एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। ठीक है। तो यहां पे आके हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिस्कस कर लिया। जनरल स्ट्रक्चर हमने यहां पे देख लिया। अब देखो, एक हम डिस्कस करेंगे एनिमल वायरस का स्ट्रक्चर और एक हम डिस्कस करेंगे प्लांट वायरस का स्ट्रक्चर। इन दोनों का वायरस हमने डिस्कस करना है ताकि आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया हो जाए। जनरल आइडिया तो आपको हो गया, बट अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर होता है किसी एक मखसूस वायरस का, वो कैसा होता है। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस वही वायरस होता है जो नॉर्मली सर्दियों के अंदर आपको नजला जुकाम खांसी बुखार करवा रहा होता है, फ्लू करवा रहा। ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। तो हम एक एग्जांपल इसकी लें। बेसिक आउटकम तो, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो क्लियर है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, वही कोट कोर वाली जो कहानी है वो तो सेम है। बट इसका जो एक अलग से स्ट्रक्चर है ना, वो हमने यहाँ डिस्कस करना है, उसको हम देखेंगे। सही है? चलो, सबसे पहली बात याद रखना, हम बाहर से अंदर आएंगे। बाहर से अंदर आने का क्या मतलब है, पहले तो यहाँ पे ये चेक कर लो कि यहाँ पे एनवेलप मौजूद है या नहीं है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे एनवेलप मौजूद है, सो इट्स अ एनवेलप्ड वायरस। इट्स अ एनवेलप्ड वायरस। कैसा वायरस है भाई, एनवेलप मौजूद। कहाँ एनवेलप नजर आ रहा है, कैप्सिड के बाहर देखो एनवेलप नजर आ रहा है भाई, बोलो। अब याद रखना, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो एनवेलप्ड वायरस होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं एज कंपेयर टू अनएनवेलप्ड वायरस के, नॉन एनवेलप्ड वायरस के। सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक वायरस के पास एनवेलप है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, लेकिन वो वायरस कम खतरनाक है अनएनवेलप्ड के मुकाबले में। देखो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं कि जो नॉन एनवेलप्ड वायरस होता है ना, ये नॉन एनवेलप्ड वायरस एनवायरनमेंट की जो स्ट्रेस कंडीशन होती है उसको झेल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सट्रीम क्या आ जाए, हीट आ जाए, तब भी वो जिंदा रह सकता है। लेकिन जो एनवेलप्ड वायरस होता है, आपने सुना होगा कि भाई इन कोविड का जमाना जब आया था, तो कोविड के जमाने के अंदर आप वायरस ना लगने के लिए क्या करते थे, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते थे। उसका फायदा क्या होता था, जो आपकी बाहर, कोविड भी बेसिकली एक एनवेलप्ड वायरस था, तो इस एनवेलप पे क्या हो जाती थी, एनवेलप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, तो वायरस खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता। तो याद रखना, एनवेलप्ड वायरस लेस रेजिस्टेंट होता है एज कंपेयर टू नॉन एनवेलप्ड वायरस के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। तो पहली बात मैंने डिस्कस की कि इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वायरस क्या है, आपका एनवेलप्ड वायरस है। दूसरी बात ये कि जब भी हम लिखते हैं ना, तो हम ये लिखते हैं एनवेलप्ड वायरस है या नहीं। दूसरी बात, हम इसका जेनेटिक मटेरियल देखते हैं। तो अगर आपको यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा हो, तो ये कौन सा जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, आरएनए मौजूद है। तो यहाँ पे मौजूद है एनवेलप्ड, ये कौन सा वायरस है, एनवेलप्ड आरएनए वायरस है। अब वायरस जाहिर सी बात है किसी किंगडम से क्लासिफाई तो नहीं होता, वायरस की क्लासेस होती हैं। तो ये जो फ्लू वायरस है ना, इसका ताल्लुक एक फैमिली से है। इस फैमिली का नाम है, बिलोंग्स टू, कौन सी फैमिली, बिलोंग्स टू ऑर्थो माइक्सो वायरस फैमिली।
ऑर्थो माइक्सो वायरस फैमिली। तो इसका ताल्लुक इस फैमिली से है। ये आपने, उसके अलावा हमारे पास इन वायरसेस को जब आप देखोगे तो मैंने आपको एक जनरल सी बात तो बताई कि हमारे पास इनका ताल्लुक कौन सी फैमिली से है और ये कौन से वायरस है। इतना क्लियर है? अब इधर देखो, तो एनवेलप्ड वायरस है, आरएनए वायरस है, और दूसरी बात ये कि इसका जो ताल्लुक है वो ऑर्थोमाइक्सो वायरस फैमिली से, ठीक है। तो ये जो माइक्सो का वर्ड है ना, माइक्सो का वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी किसको इन्फेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस मौजूद है, वो जो चिपचिपा म्यूकस मौजूद है ना, उसको इन्फेक्ट करता है। तो इसी वजह से इसके ताल्लुक ऑर्थोमाइक्सो, माइक्सो का वर्ड म्यूकस से निकला, इसलिए ये वहां से आया, सही है। अब इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है वो याद करना बहुत जरूरी है। याद रखना, इन्फ्लुएंजा वायरस कई तरह का होता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस की। एक चिकन इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, लेकिन हमारी यहाँ पे जो डिस्कशन है ना वो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, इसकी कितनी फैमिलीज होती हैं? कहा यह जाता है कि इसके अंदर 7 फैमिलीज होती हैं, ठीक है। 7 जेनरा होते हैं, 7 जेनरा होते हैं। बट इन 7 जेनरा में से, इसमें 7 जेनरा होते हैं, जेनरा जेनस से निकले। इन 7 जेनरा में से सिर्फ 3 ऐसे हैं, 3 जेनरा इनफेक्ट ह्यूमंस। 3 ऐसे हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। कौन से 3? ए, बी और सी। ए, बी और सी। याद रखना, इन्फ्लुएंजा ए जो होता है ना, मैं यहां लिखता हूं, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो होता है, ये ये जो है ना, वो अक्सर आपने सुना होगा कि फ्लू की वबा फैल गई। तो फ्लू की वबा फैलाने में किसका काम है? इन्फ्लुएंजा वायरस। एक मखसूस इलाके में फ्लू की वबा फैल गई, जैसे कराची के अंदर फ्लू की वबा फैल गई, तो ये इसका इसका ये कौन करता है? ये करता है आपका इन्फ्लुएंजा ए, ठीक है। इसी तरीके से एक बी होता है, एक सी होता है। इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। ये इन्फ्लुएंजा सी जो होता है ना, ये माइल्ड इन्फेक्शन करता है, माइल्ड इन्फेक्शन नॉर्मली कर रहा होता है। अब जैसे हमारे जमाने के अंदर आपने देखा होगा 2020 में कोविड पेंडेमिक आया था। पेंडेमिक का मतलब है पूरी दुनिया इफेक्ट हुई थी एक वायरस की वजह से। इसी तरीके से 1968 के अंदर एक पेंडेमिक आया था, वो आया था इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से। 1968 में पेंडेमिक आया था, और वो आया था ड्यू 1968 के अंदर। उससे पहले भी एक दफा आया था, वो 1918 में आया था, जब आपकी जंग चल रही थी, वर्ल्ड वॉर, तो उस वक्त ये आया था, सही है। लेकिन ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इसका स्ट्रक्चर, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डिस्कशन हो गई। अब अगर आप यहां देखोगे ना, अब इसका स्ट्रक्चर सुनना, मेरी बात बेटा बहुत से सुनना, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैंने आपको बताया ये एनवेलप्ड है। दूसरी बात, इसके अंदर आरएनए मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर सुनते जाना पहले, सही है। देखो, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि पहले हम बात करते हैं इसके एनवेलप की। बाहर से अंदर आएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनवेलप की। तो अगर मैं इसके एनवेलप की बात करूं, तो इसके एनवेलप के ऊपर 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्पाइक्स मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको एक स्पाइक नजर आ रहा है, ये कुछ इस तरह का, ये वाला जो स्पाइक है, और ये जो ग्रीन कलर से बना है एक ये स्पाइक है। ये जो ग्रीन कलर से बना है ना, इसे कहते हैं न्यूरा माइनिडेस। और ये जो पर्पल कलर से बना है, इसे आप कहते हैं हीम अग्लूटिन, हीम अग्लूटिनिन। तो हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामाइनिडेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एनवेलप में 2 स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, 2 स्पाइक्स होते हैं, एक न्यूरामाइनिडेज
इनके बस नाम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, सही है। और एक होता है आपके पास हीम एग्लूटिनिन, हीम एग्लूटिन, हीम एग्लूटिन, सही। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोई याद रखना चाहे तो हीम एग्लूटिनिन का नाम काम है सेल के, जो होस्ट सेल है उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करना। और न्यूरामाइनिडेज का काम है कि वायरस को सेल के अंदर भेजना। तो बाइंड करना किसका काम है? हीम एग्लूटिनिन का। और वायरस को सेल के अंदर भेजने का काम किसका है? आपका न्यूरामाइनिडेज। सिंपल। अच्छा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा एक आपको एनवेलप नजर आ गया, वो मैंने डिस्कस कर दिया। कैप्सिड नजर आ रहा है, तो कैप्सिड तो बहुत सिंपल सी बात है, सही है। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास आपको ये नजर आ रहा है, कुछ मैट्रिक्स प्रोटीन नजर आ रहे हैं बीच में, ये आपको नजर आ रहे होंगे मैट्रिक्स प्रोटीन। तो ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये जो ऑरेंज कलर से बना है, ये M2 मैट्रिक्स प्रोटीन है। और ये जो आपको नजर आ रही है M1 मैट्रिक्स प्रोटीन है। अब M2 मैट्रिक्स प्रोटीन और M1 मैट्रिक्स प्रोटीन का क्या मतलब है, जरा सुन लो, ठीक है। M2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से, क्योंकि जो M2 मैट्रिक्स प्रोटीन है ना, ये एक तरह से आयन चैनल का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है आयन चैनल का। तो ये जो M2 मैट्रिक्स प्रोटीन है, ये आयन चैनल का काम कर रहा है। और ये बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर सकता है। सही, इतना याद रख लेना, दैट इज मोर देन। फिर आपको अंदर नजर आ रहा है आरएनए। अगर आप इसका आरएनए देखो, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है? क्या ख्याल है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है? तो आप कहोगे सर ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। दूसरी बात ये कि आपको यहां पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रही होगी, कि ये आरएनए सेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में मौजूद है। तो ये जो आरएनए है, ये सेगमेंटेड, ये सेगमेंटेड है। सॉरी, मैं न्यूरामाइनिडेज का फंक्शन गलत भूल गया। न्यूरामाइनिडेज सेल से निकलने में हेल्प करता है। जब किसी सेल को ये इन्फेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल इसने इस सेल को इन्फेक्ट किया, अब इससे बहुत सारे सेल बने, तो ये जो बहुत सारे सेल बने, जब ये एक सेल से निकल रहे होंगे, इसके अंदर न्यूरामाइनिडेज हेल्प करेगा, इसको जरा करेक्ट कर लेगा। सही है। वैसे इसका फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सही। तो मैंने आपको बता दिया सेगमेंटेड मोड। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो खास तौर पे जो आपका विरियन होता है ना, जो कंप्लीट वायरस होता है, उसके पास आरएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट होता है। तो एज अ प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट होगा, उसका काम रेप्लिकेशन के अंदर ही होगा। सही। ये आपने इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब इन्फ्लुएंजा वायरस की कोई वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं? बिल्कुल, फ्लू के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन फ्लू वायरस इतनी तेजी से, इन्फ्लुएंजा वायरस इतनी तेजी से खुद को चेंज करता है कि टेक्निकली इसकी वैक्सीन देना पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को आपने आज वैक्सीन दी, इस साल तो वो बच गया, अगले साल वायरस खुद को इतना चेंज कर लेगा, ये वैक्सीन काम ही नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं होता। अब सर ये बताइए कि आपने यहाँ पे लिखा है कि सेगमेंट की फॉर्म में मौजूद है, तो कितने सेगमेंट्स मौजूद होंगे आपके आरएनए के? कुछ किताबें कहती हैं कि 6 to 8 सेगमेंट्स मौजूद होंगे। ये आपकी बुक के अंदर लिखा है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, वरना ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं था। अब फ्लू के सिम्टम्स क्या होंगे? वही नजला, जुकाम, खांसी, बुखार। अब सवाल ये होता है कि अगर इसकी वैक्सीन पॉसिबल नहीं है, इसकी वैक्सीन पॉसिबल नहीं है, खुद को इतनी तेजी से चेंज करता है कि इसकी वैक्सीन पॉसिबल नहीं है, तो सवाल ये होता है कि सही कैसे होता है? याद रखना, कोई भी वायरल इंफेक्शन, जो मेजर वायरल इंफेक्शन होते हैं, जैसे फ्लू, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार होता है, एक हफ्ता लेता है, खुद ही ठीक हो जाता है। आपको किसी किस्म की मेडिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती, अपना मखसूस टाइम लेगा और वायरस खुद ही ठीक हो जाएगा। आपने सुना होगा कि भाई आपको सर्दियों में नजला, जुकाम, खांसी, बुखार हुआ, 7 दिन होता है, खुद ही ठीक हो जाता है। तो इसकी वैक्सीन की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं टोबैको मोजाइक वायरस की।
टीएमवी वायरस। अब टीएमवी वायरस का क्या स्ट्रक्चर है वो भी जरूरी है। एक प्लांट वायरस, एक एनिमल वायरस। एनिमल वायरस तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये जो आपका टीएमवी वायरस है ना, इसका पूरा नाम क्या है? टीएमवी बोले तो टोबैको मोजाइक वायरस। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको आप कहते हो टोबैको मोजाइक डिजीज। टोबैको मोजाइक डिजीज, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, टीएमवी का स्ट्रक्चर दिखाऊं, टीएमवी, ये देख, ये आपको नजर आ रहा है टीएमवी का स्ट्रक्चर। अब इस टीएमवी के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस टीएमवी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आया ये एनवेलप्ड है या नहीं है। क्या ख्याल है, ये एनवेलप्ड है नॉन एनवेलप्ड है? ये नॉन एनवेलप्ड। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसका जो कैप्सिड है, अब जाहिर सी बात है सबसे आउटर कैप्सिड होगा, इसका कैप्सिड कैसा है? हेलिकल कैप्सिड है। हेलिकल कैप्सिड मौजूद है। और आपको पता है हेलिकल कैप्सिड क्या होता है? इस तरह से सिलेंडर होता है। इस तरह से कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर आपका जब वायरस अरेंज हो जाता है तो वो हेलिकल कैप्सिड होगा, ठीक है? अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको बीच में यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है आरएनए। और ये आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड? दिस आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो यहां पे आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नजर आ रहा है। सर सवाल ये होता है कि इस टीएमवी वायरस के अंदर कितने कैप्सोमेयर होते हैं? तो टीएमवी वायरस के अंदर 2130, 2130, 2130 कैप्सोमेयर होते हैं। सर एक कैप्सोमेयर के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? तो याद रखना, एक कैप्सोमेयर के अंदर, यहां पे मैं अगर लिखूं तो एक कैप्सोमेयर के अंदर टोटल अमाइनो एसिड होते हैं 158। कितने अमाइनो एसिड? 158 अमाइनो एसिड। तो इसका इतना भी स्ट्रक्चर याद कर लिया काफी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। पहली बात हेलिकल शेप है, दूसरी बात सिंगल स्ट्रैंडेड का, सिंगल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए मौजूद है। इतना भी याद कर लिया, दैट इज मोर देन एनफ। और अंदर से एक खोखला है, ये देखो ये खाली जगह आपको नजर आ रही हो, अंदर से एक खोखला है, अंदर से एक खाली जगह। तो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जिसके अंदर हमने एक एनिमल वायरस पढ़ लिया, इन्फ्लुएंजा वायरस, और एक हमने पढ़ लिया टीएमवी वायरस, ठीक है। चलो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का टॉपिक है।